दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2011 प्राइवेट कार सिंगल एंट्री सिस्टम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर शरीफ स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन जनवरी 1st 2010 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 2,50,000। सो दिस इज आवर कैपिटल एट स्टार्ट। ठीक है, यानी कि इसने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वो 2,50,000 की है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी होती है उससे उसको हम जो अपना कैपिटल एट द स्टार्ट मानते हैं। ठीक है, एंड केप्ट हिज बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। उसने जो अपना अकाउंटिंग का बिजनेस रिकॉर्ड या डेली ट्रांजेक्शंस जो भी है इनकी इकोनॉमिक इवेंट की, उसने सिंगल एंट्री की बेसिस पे रिकॉर्ड की। ठीक है, ऑन December 31st 2010 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि नेक्स्ट पेज पे गिवन है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास कैश है 60,000 का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 80 की, और इक्विपमेंट और ये दीगर चीज़ें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि सेट सप्लीमेंट्री डेटा फॉर द एडजस्टमेंट, और आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो एडजस्टमेंट के लिए जो डेटा होता है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसने विड्रॉ किए 1,000 पर मंथ कैश फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम हिज पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि इन्होंने ड्राइंग्स की हैं 1,000 रुपीज़ की पर मंथ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था। तो ये इन्होंने बिजनेस जो है वो जनवरी 1st से स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब हम पूरे साल का यानी कि मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है, यानी पूरे साल का ही ड्राइंग्स लेंगे। तो इन्होंने विड्रॉ कितने किए थे 12,000। ठीक है, 1,000 पर मंथ, और जनवरी 1st को बिजनेस स्टार्ट किया है, दिसंबर तक चला है, तो इसका मतलब पूरे 12 महीने का आप पूरी ड्राइंग्स लोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब हमने कंप्यूट करना है अपना कैपिटल एट एंड, क्योंकि कैपिटल एट एंड जो है वो गिवन नहीं है। और ये हम किस तरह कंप्यूट करेंगे, हम अपनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको फॉलो करते हुए करेंगे। ठीक है, इससे कंप्यूट, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन थी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि कैपिटल वहाँ पे गिवन नहीं है, तो क्या आप कैपिटल निकाल सकते हो? अगर आपको एसेट गिवन हो तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। कैसे? एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करते हुए। ठीक है, देखिए इक्वेशन जो थी वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। अगर यहाँ पर कैपिटल गिवन ना हो, एसेट गिवन हो आपके पास, तो अब सिंपल कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी या एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल आपका निकल सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं उन सबको प्लस करेंगे और फिर उनमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कैपिटल एट दी एंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैश 60,000 है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 80, और अकाउंट रिसीवेबल 70, इक्विपमेंट जो है आपका 140 का, और अकाउंट्स पेबल 30,000 के और 20,000 के। ठीक है, तो यानी कि इन सबको 60,000 से लेके 140 तक की रकमों को हम प्लस कर देंगे, और फिर उसमें माइनस कर देंगे हम 30,000 और 20,000 को। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो हमारा जो कैपिटल एट दी एंड है वो 3 लाख आएगा। ठीक है, सो 3 लाख आपका कैपिटल एट दी एंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंप्यूट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो सिंगल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस तरह बनती है कि पहले आप कैपिटल की डिफरेंस से आप ये जानते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी कि आपका अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है, फिर आप उसमें अपने एक्सपेंसेस सारे रिड्यूस करके अपना एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, सो अब हम ये कैसे करेंगे। अब लेट सपोज में कि मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ कि आपके बिजनेस के एंड में आपको प्रॉफिट हुआ कुछ, चलो कह लेते हैं कि आपका जो कैपिटल एंड था, यानी कि आपका बिजनेस जब खत्म हो गया, मतलब पूरा साल गुजर गया आपके बिजनेस को, और आपने देखा कि आपके पास कितना कैपिटल है, तो वो बता रहा था कि आपके पास कैपिटल एट दी एंड है, लेट सपोज कि वो 50,000 है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये कैपिटल एट दी एंड तो मेरे पास 50,000 आया, तो मेरा कैपिटल कितने से चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि क्या डिफरेंस है जब मैंने ये इनिशियल कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद जो मेरा कैपिटल बच गया 50,000, तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि ये 50,000 जो कैपिटल एट दी एंड मेरा बच रहा है ये पूरा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ड्राइंग्स भी की थी, यानी कि मैंने पैसे निकाले भी थे, कैपिटल में से निकाले थे पैसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे ऐड बैक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो मैंने पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले थे ये फिर से चले जाएँ वापस। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल, क्योंकि ये 50,000 मैं कहूँगा कि ये मेरा एक्चुअल कैपिटल नहीं है जो बच गया। ठीक है, क्यों नहीं है मेरा एक्चुअल कैपिटल, क्योंकि मैंने ड्राइंग्स भी की हैं। ठीक है, अब जो मैंने ड्राइंग्स की हैं वो मैं फिर से डाल दूंगा ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल कैपिटल मेरा कितना बचा था। तो जब मैं इसमें लेट सपोज की ड्राइंग्स 10,000 की थी हमने, तो जब मैं इसमें 10,000 ड्राइंग्स ऐड कर दूंगा तो ये मुझे बताएगा कि 60,000 मेरा एक्चुअल कैपिटल बच गया है। ठीक है, फिर मुझे याद है, फिर मैंने देखूंगा कि मैंने इनिशियल कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, तो वो मैंने कुछ 40,000 की थी। ठीक है, लेट सपोज 40,000 की थी, तो जब मैं 40,000 60,000 में से माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 20,000। ठीक है, जो कि मेरा अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मेरे पास एडिशनल कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी मैंने, तो वो भी मैं
इसमें से लेस कर दूंगा हमारे 60,000 में से, ठीक है। क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये बता रहा है कि मैंने जो एडिशनली पैसा और डाला है बिजनेस में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैंने पैसा और डाला है तो मैं फिर देखूंगा कि जो मेरा कैपिटल एट दी स्टार्ट है उसमें मैं इसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दूंगा और मैं कहूँगा कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, इतना मेरा कैपिटल क्या कहते हैं बच गया, तो मैं देखूंगा मेरा कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है, मेरा कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ पहले से, कितना बढ़ गया, ठीक है। और ये बढ़ने के जितने से बढ़ गया वो मेरा अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, ठीक है। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट के लिए हम इस तरह जो है वो निकालते हैं अपना अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि इस तरह हम जो है अपने कैपिटल के डिफरेंसेस से अनएडजस्टेड प्रॉफिट इस तरह निकालते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि हम जो है कैपिटल दी एंड में ड्राइंग्स ऐड बैक करते हैं और फिर कैपिटल द स्टार्ट में हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड करके उसको माइनस कर देते हैं। हमारे कैपिटल दी जो एंड की जो रकम आ रही होती है ड्राइंग्स प्लस वाली, मतलब ड्राइंग्स प्लस होकर जो रकम आ रही होती है उसमें से, ठीक है। सो अब हम इस सवाल के साथ करते हैं पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना कैपिटल एट दी एंड, ठीक है। तो हमारा कैपिटल एट द एंड कितना है 3 लाख, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एट द एंड 3 लाख। अब मैंने यहाँ पर देखूंगा कि ड्राइंग्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी भी यहाँ पर पढ़ा था कि ड्राइंग्स हैं 1000 रुपीज़ की पर मंथ की है और पूरी 12 महीने की है इसने, तो कितनी हो गई 12,000, ठीक है। तो 12,000 इसने हर महीने से 1000 रुपीज़ विड्रॉ किए, पूरा साल ये बिजनेस चला, जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ था दिसंबर तक, ठीक है। तो ये 12 महीने होते हैं, तो पूरे 12 महीने का 12,000 होगा, ठीक है। एक महीने का 1000 है तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये मुझे 12,000 दे देगा, ठीक है। तो यानी कि मैंने जो ड्राइंग्स की वो मैं ऐड बैक कर दूंगा इसमें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा एक्चुअली में कैपिटल कितने का बचा है, ठीक है। ये तो ऑन बुक्स मुझे बता रहे हैं कि कैपिटल एट द एंड मेरा 3 लाख है, ठीक है। अब मुझे जानना है कि क्योंकि मुझे याद है कि मैंने ड्राइंग्स भी की थी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्राइंग्स नहीं करता तो ये 3 लाख नहीं होता, बल्कि कितना होता 3,12,000 होता। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग्स को ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है। ड्राइंग्स लिखकर हम यहाँ पे 12,000 को ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो क्या रकम आएगी ये आ गए हमारे 3,12,000, ठीक है। अब मैं अपना डिफरेंस देखूंगा कि मैंने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी और उसके मुकाबले में मेरा कैपिटल अब कितना बढ़ गया, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारा कैपिटल एट द स्टार्ट होता है। तो हम इसमें से लेस कर देंगे हमारा कैपिटल एट द स्टार्ट, तो फिर हमें ये बता देगा कि हमारा कैपिटल कितने रुपए से बढ़ गया, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लेस करूँगा कैपिटल एट द स्टार्ट जो कि मेरा 2,50,000 है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ जो कि ये शो करेगा कि ये लेस हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। तो जब मैं 3,12,000 को माइनस कर दूंगा 2,50,000 में से, तो ये मुझे बता देगा कि मेरा अनएडजस्टेड प्रॉफिट है 62,000, ठीक है। जो कि मेरे कैपिटल की चेंज या इंक्रीज होने की वजह से जो मुझे फ़ायदा हुआ, ठीक है। जो कि मेरा तो इस बुनियाद पे मैं कहूँगा कि ये मेरा अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें से एक्सपेंसेस लेस नहीं किए हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना अनएडजस्टेड प्रॉफिट लिख लिया जो कि हमारा 62,000 है, ठीक है। अब हम हमारे तमाम एक्सपेंसेस लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जो 15,000 का है, ठीक है। तो हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है कि 15,000 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स है 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हमारा कितना है 70,000, ठीक है। अब 70,000 का 5% निकाल लेते हैं पहले। तो 70,000 का 5% है 3,500, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स या बैड डेट एक्सपेंस कितना लिखना है हमें, ठीक है। फिर आता है आपके पास प्रीपेड सैलरीज जो कि है 3,000, ठीक है। प्रीपेड सैलरीज आपका एसेट होता है और ये काउंटर एक्सपेंस भी होता है, ठीक है। काउंटर एक्सपेंस यानी कि ये आपके जो आने वाले एक्सपेंसेस को घटा देता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है सैलरी एक्सपेंस आने वाला है नेक्स्ट महीने, लेकिन जो सैलरी एक्सपेंस जो आपके पास आएगा वो 3,000 कट के आएगा, ठीक है। क्योंकि 3,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उस सैलरीज, तो जो आप एडवांस में सैलरीज पे कर चुके हो वो आप दोबारा क्यों पे करोगे। तो ये आपका एक फ्यूचर बेनिफिट है, ठीक है, एक एसेट है और ये काउंटर एक्सपेंस भी है, यानी कि ये एक्सपेंस को आगे के आने वाले एक्सपेंसेस को घटा देगा, ठीक है। तो जब ये आगे आने वाले एक्सपेंसेस को घटा देगा तो इसका मतलब कि हम इसको अपना रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस होते हैं, ठीक है। सो फिर आपके पास है अक्रूड रेंट, ठीक है। जब भी वर्ड अक्रूड देखो तो उसके हमेशा समझो कि इसके दो मायने हो सकते हैं, ये पेबल के मायने में भी आ सकता है और ये रिसीवेबल के मायने में भी आ सकता है। अगर इसका आप लिटरल मायने देखोगे तो उसका लिटरल मायने होगा ड्यू,
कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ड्यू हो यानी कि रिमेनिंग हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अभी आनी हो या जानी हो, ठीक है, तो उसको हम अक्रूड कहते हैं, ठीक है। अब आगे वाले अकाउंट को देख कर यानी कि आगे वाले जो अकाउंटिंग आइटम है, जैसे यहाँ पर रेंट है, इसको आप देख के पहचानोगे कि ये आने वाला है या जाने वाला, मतलब आपको रेंट आएगा या आपको जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हम ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को देख के या बिजनेस के नेचर को देख के ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये आपके पास पेबल होगा या रिसीवेबल होगा। अगर ये बिजनेस रेंट पे करता है तो उसका मतलब ये पेबल होगा। अगर ये बिजनेस रेंट रिसीव करता है लोगों से यानी कि ये इसको अपना रेवेन्यू मानता है तो ये रेंट रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो रेंट की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो हम नॉर्मली रेंट को जो है वो मतलब अपना एक्सपेंस मानती है हर बिजनेस, ठीक है, जब तक ऊपर ये स्पेसिफाई नहीं किया हो कि ये बिजनेस जो है वो रेंट लेता है या रेंट पर कोई चीज़ें देता है, ठीक है, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो यूजुअली रेंट को हम एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम रेंट को एक्सपेंस ही लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस आ जाएगा कितना, 4500 का, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने तमाम एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, और यही प्रीपेड जो है हमारा ऐड होगा क्योंकि काउंटर एक्सपेंस है, ठीक है, और इसको जो हम अदर रेवेन्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 62,000 जो कि हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट है उसमें से ये तमाम चीज़ें लेस करेंगे और हमारी प्रीपेड ऐड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। 62,000 आ गए, माइनस करेंगे 15,000, फिर माइनस करेंगे 4,500, फिर माइनस करेंगे 3,500 एंड देन ऐड करेंगे 3,000, ठीक है। तो ये आ गए हमारे 42,000, ठीक है। 62,000 हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट था, लेस किया 15,000 जो कि हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, ठीक है। फिर रेंट एक्सपेंस जो हमारा आ गया 4,500 का, और फिर हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस आया 3,500 का, ठीक है, और ये 3,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिए जो कि प्रीपेड सैलरी, तो ये हमारा आंसर आ गया 42,000, ठीक है, जो कि हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 42,000, ठीक है, और ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।